किया है, मैं नाम लेकर के उनके इस उनके लेकिन सभी ऐसे शिक्षक लोग हमारे पास आए और मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने गांवों में जा करके उन्होंने भोजन की व्यवस्था की और कुछ अपने पैसे से भी, कुछ यहाँ से भी वो उपार्जित करके मांग करके उन्होंने उनकी व्यवस्था की। छात्र एवं छात्राओं को मैं ये जानता हूँ, बोकारो जिले से रिपोर्ट है, वहाँ के उपायुक्त ने कहा कि आपके छात्र जो है गांव में जाकर के जो घर से बाहर जिनका निकलना मना था, 60 ईयर से ऊपर के बड़े बूढ़े, उन लोगों को भी उन्होंने अवेयर किया, समझाया, उनका मानसिक स्थिति का जायजा लिया और उसका भी रिकॉर्ड बनाया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने जड़ों की तरफ बहुत दूर दूर से मद्रास, दिल्ली और विभिन्न प्रांतों से झारखंड की तरफ लौट रहे थे, उनका उन्होंने रिकॉर्ड करने में, उनको सूचीबद्ध करने में हमारे एनएसएस एनसीसी के छात्र एवं छात्राओं का हाथ है और उन्होंने जो सरकार को मदद किया है कि उसके लिए उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। मुझे ये अच्छी तरह से ज्ञात है, हम लोग तो देंगे ही। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि लॉकडाउन में कम्युनिकेशन, जो प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन का थोड़ा अभाव होगा, लेकिन प्रेम डेफिनेटली घर घर में बढ़ा ही। लोग अपने एक दूसरे हैं, लोगों को ये समझ में आया कि कौन कौन है, कौन उनके काम आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। उनको बहुत सारी चीजें, उनके ज्ञान चक्षु इस दौरान खुले और इस सब से आज़ादी के लिए मैं इसको कोविड के 19 के संक्रमण और उससे उत्पन्न लॉकडाउन को मैं अवसर के रूप में मानता हूं और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों ने इसका सदुपयोग किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बहुत से लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि अगले वर्ष से हमारे विश्वविद्यालय में 3 और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जुड़ जाएंगे। उसमें है डिग्री महाविद्यालय बन करके तैयार हो चुका है, डिग्री महाविद्यालय टुंडी, डिग्री महाविद्यालय गोमियों, डिग्री महाविद्यालय झरिया। तो ये 3 महाविद्यालय जब पढ़ेंगे, उसमें शिक्षकों के बारे में हम लोगों ने और पहले ही लिख के दिया कि हमारे यहाँ ऑलरेडी शिक्षक काफी कम है, इस बार शिक्षक और शिक्षेतर कर्मी को आप उपलब्ध कराइए, अन्यथा फिर आप क्रेडिट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं ले सकते। ये हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है और मुझे उम्मीद है कि उसके लिए शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारी भी मिले। मुझे यह भी विश्वास है कि अगले वर्ष 26 जनवरी 2021 को मैं ये ध्वज अपने विश्वविद्यालय के नए परिसर में लहराऊंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। ये काम वहीं पर संपादित होगा 26 जनवरी को, जिससे कि हम लोग यह महसूस कर सके कि उस गौरवशाली विश्वविद्यालय के इतिहास के स्वर्णिम क्षणों में हम लोग सब शामिल थे। जो जितने लोग उपस्थित हैं सब वहां रहे। आपको ज्ञात ही होगा सभी शिक्षकों को इस 7th पे देने में और उसका एरियर्स देने में विनोद बिहारी महतो पौराणिक विश्वविद्यालय अग्रणी रहा है और कॉज को हम लोग प्रायोरिटी पर रखते हैं, क्योंकि उनके बिना पठन पाठन का कार्य हो नहीं सकता, छात्र उससे गेन नहीं कर सकते। शिक्षकेतर कर्मचारी जो असामान्य परिस्थितियों से बहुत दिनों से जूझ रहे हैं,
उनका पे फिक्सेशन करके हम लोगों ने बहुत पहले भेजा, लेकिन आज तक उनका पे फिक्सेशन लौट करके नहीं आया। उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनका पे फिक्सेशन आ जाए। खैर, ये तो बहुत छोटी बात हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राज्यपाल ने वर्ष 2015 में ही 77 कर्मचारियों के लिए एक नियुक्ति का परिनियम साइन किया था, और अफसोस की बात है कि वो किसी विश्वविद्यालय में सर्कुलेटेड नहीं था। वो परसों मुझे प्राप्त हुआ। मैंने पूछा भाई कि 2015 का परिनियम आज क्यों मिल रहा है, तो उन्होंने खुद आश्चर्य व्यक्त किया। तो इस प्रकार जितने भी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी के पद अब उस परिनियम के अनुसार भरे जाएंगे। उस परिनियम में प्रोन्नति किस प्रकार दी जाएगी वो भी उसमें वर्णित है। तो हम लोग महती प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी प्रमोशन जो बहुत लॉन्ग ड्यू है उन्हें मिले। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने ये भी देखा कि पर्यावरण साथ हम लोगों ने कितना असंतुलित कर दिया था। हम लोगों ने ये देखा कि सिर्फ 2 ही 3 महीने के अंदर जो ओजोन होल था उसको प्रकृति ने रिपेयर किया। हम लोगों ने ये महसूस किया कि इस शांत वातावरण में मुझे तालाब में बत्तखों की आवाज सुनाई पड़ने लगी, चिड़ियों की चहचहाट ज्यादा सुनी गई। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जब किसी को मैं पहुंचाने लॉकडाउन में दिल्ली जा रहा था, तो इवन रात को भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चिड़ियों की चहचहाट थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसको हम लोगों को बनाए रखना है। और इस समस्या से निकलने के बाद हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे राजनेता लोगों को इतनी सुबुद्धि हो कि समर वेकेशन और पूजा वेकेशन डिक्लेयर करने के बदले वो लॉकडाउन ही डिक्लेयर करें, जिससे कि हम लोग पर्यावरण को रिपेयर कर सके, उसे मदद कर सके, और सरकार सभी छात्र छात्राओं को कम से कम ग्रीष्म ऋतु में उनका उपयोग कर सके। ये उसी लॉकडाउन का प्रभाव है कि इस बार आप लोगों ने धनबाद में आपने सबकी दोपहरी ले ली थी। ये उसी लॉकडाउन का प्रभाव है कि आपने रात में कभी लू को उतना महसूस नहीं किया। आप देखे होंगे कि हर एक समय in spite of all your inconveniences आप लोग कंफर्टेबल रहे। और इसलिए अब हम लोग को पर्यावरण के प्रति सिर्फ शो करने के लिए नहीं, दिखलाने के लिए नहीं, बल्कि अंतरात्मा से पर्यावरण को के सुधार के लिए भी हम लोगों को लगना है। इसके लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूं। दोस्तों, इसी दौरान हमारी नई शिक्षा नीति भी आई। नई शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें हैं। मैं पिछले ही बार 15 अगस्त के दिन पूरी बातें नई शिक्षा नीति के संबंध में पहले कह चुका हूं, और हूबहू वो ड्राफ्ट था, वो फाइनल हुआ। लेकिन नई शिक्षा नीति के बारे में जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो तो कहना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि पहली बार भारतवर्ष ने मैं कॉलेज शिक्षा नीति को त्यागा, जो मातृभाषा पर एम्फसाइज किया। मैं ये सोच रहा था कि मेरा खुद का अनुभव है, बाहर जाने का अनुभव है। मैं ये सोचता था कि जब जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, कहीं भी, फ्रांस, रशिया, चाइना, कहीं भी अंग्रेजी नहीं है, तो किस प्रकार भी ये देश विकासशील देश बने हुए हैं। उसका कारण यही था
कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उनको उनके मातृभाषा में पढ़ाया जाता था, फिर वो दूसरे लैंग्वेज में एक्वायर किए। तो ये जो कॉन्शियसनेस है अबाउट नॉलेज, वो जब मातृभाषा के माध्यम से वो बच्चों में जब जाएगा, तब देश के बच्चे समझेंगे शिक्षा की आवश्यकता, देश के बच्चे समझेंगे अपनी अनिवार्यता देश को सुदृढ़ करने में, देश के बच्चे ये समझेंगे कि उनको भी हाथ बटाना है और देश को मजबूत बनाना है और वो भारत के नागरिक हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू था जिसको कि नए शिक्षा नीति में ध्यान में रखा गया। और इसी समय यहाँ पर बोले जाने वाली संथाली, कुरमाली और कोटा के लिए हम लोगों ने सरकार को प्रस्ताव दिया स्नातक और स्नातकोत्तर के विभाग खोलने के लिए और पढ़ाने के लिए। और जब मैं मुख्यमंत्री से मिला था तो उन्होंने कहा था कि आपको मालूम नहीं है कि संथाली के लिए तो बहुत सारी योजनाएं भी हैं। तो मुझे समझ में आ गया यही अवसर है अपने मातृभाषा को प्रमोट करने का, यहाँ के लोगों को प्रमोट करने का, और प्रस्ताव भेजे गए। अब निराश होने की बात नहीं है, सरकार इसमें प्रयासरत है और इन भाषाओं की शिक्षा भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से इस अवसर पर जरूर इतना कहना चाहता हूं कि इसी अवसर पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज ने अपना डिजिटल करने की योजना बनाई, लेकिन हम लोग भी बहुत बहादुरी के साथ अड़े हुए हैं। तक तो हम लोग अपनी संप्रभुता को कायम करने में ही अपना ध्यान रखे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन अगर मजबूर किया जाएगा तो मैं भी अपने देश के स्वर में स्वर मिलाकर कहता हूं कि हम लोग उससे बियॉन्ड जाकर के भी अपने कंट्री को सुरक्षित करेंगे, बफर स्टेट्स बना करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जो छात्र जो 4th ईयर में है और इस बार पास करेंगे, और जो ग्रेजुएट है जो इस बार फाइनल निकलेंगे, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वो ठीक से आत्मनिर्भर भारत के तीनों वॉल्यूम को पढ़ें। उनके लिए बहुत सारे अवसर हैं, रोजगार के अवसर हैं, स्टार्टअप्स के बारे में दिया हुआ है, पैसा अर्जित करने का मार्ग दिखलाया गया है, तो उसका वो फायदा उठाएं और तुरंत उसको टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट आपका अक्टूबर 2020 तक सरकार में जमा हो जाएगा, तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। नए शिक्षा नीति के संदर्भ में सिर्फ एक बात और कहना मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने शायद क्या हुआ था, विनोद बिहारी महतो कलांचल विश्वविद्यालय एवं इस तरह के अन्य विश्वविद्यालयों की नए शिक्षा नीति के आलोक में आप लोगों ने शायद परिकल्पना किस प्रकार की है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यूनिवर्सिटी परिसर जो विश्वविद्यालय परिसर है उसमें 1 वर्ष की स्नातकोत्तर की पढ़ाई और शोध होंगे, और इस वातावरण में शोध को बढ़ावा उस परिसर से जो पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र हैं वहां से उनको वो केंद्र बन जाएगा, एक तरह से वो शोध संस्थान बन जाएंगे और वो देश को दिशा और दशा देंगे। और जो रिसर्च में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध ये है कि वो इंडिजिनस विचारधारा, कहने का मतलब आपके अपने संसाधन विचारधारा और संसाधनों का इस्तेमाल करें और अंधा अनुकरण न करें, क्योंकि अपने संसाधनों का विकास और उसको उपयोग करने पर
जो भी टेक्नोलॉजी सामने आएगी वो महंगी नहीं होगी, बहुत सस्ती होगी। आप तो ये समझ ही रहे हैं कि बाहर से जो इक्विपमेंट्स आते हैं उससे सबसे बड़ा नुकसान तो यही हो रहा है कि अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ रही है, क्योंकि वो इक्विपमेंट्स महंगे होते हैं। वे उसको महंगे वो बड़े बड़े संस्थान ही खरीद पाते हैं, बड़े बड़े किसान खरीद पाते हैं, लेकिन गांव का व्यक्ति, किसान और हमारा इस छात्र इतनी आसानी से नहीं खरीद पाते। और उसके कारण जो खाई बढ़ती जा रही थी उसको रोकने के लिए हमको अपने ही इंडिजिनस संसाधनों का उपयोग करना और यहाँ के लोकल प्रॉब्लम्स की समस्याओं का निराकरण करना, वही शोध में प्राथमिकता दी जाए। मैं यही यहाँ के सभी संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों से अनुरोध करता हूँ। जो महाविद्यालयों की परिकल्पना है वो 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है। उसमें फर्स्ट वर्ष, पहले वर्ष में सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, सेकंड द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा दिया जाएगा, थर्ड वर्ष में आपको थर्ड और फोर्थ वर्ष में जो स्किल ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं तो थर्ड और फोर्थ वर्ष दोनों कंबाइन करके डिग्री दिया जाएगा। लेकिन जो स्किल को और डेवलप करना चाहते हैं उनके लिए अतिरिक्त 1 वर्ष है और उसके बाद वो डिग्री उपार्जित करेंगे। और किसी भी समय में कोई भी सर्टिफिकेट लेकर के फिर वो लौट करके आ सकता है डिप्लोमा पढ़ने के लिए, फिर वो लौट के आ सकता है डिग्री पढ़ने के लिए। और सिर्फ उसी विषय में नहीं, किसी भी विषय में वो डिग्री और डिप्लोमा ले सकता है और कहीं भी किसी भी विषय में उसका अगर ध्यान आकर्षित होता है वो छोड़ करके दूसरी जगह जा सकता है। ये बहुत बड़ा आप लोगों को बहुत बड़ी स्वतंत्रता दी गई है। हम लोगों ने पहले तो वर्ल्ड क्लास, इसके पहले वाली शिक्षा नीति में भी था, ये था कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, लेकिन उसको हम लोगों ने, सरकार ने सीमित किया है। 10 टॉप 10 यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उन्हें ही अपने यहाँ पर अपना ब्रांच खोलने का अधिकार दिया जाएगा और पैरेलल वे में हमारे छात्र वहाँ जा सकेंगे और वहाँ के छात्र हमारे यहाँ आ सकेंगे। ये नहीं कि वो स्पेशल कुछ आगे पढ़ाएंगे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको अपने देश को, अपने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना है, अपने छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाना है। क्या हो रहा है? और इन सब के साथ मैं पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सुन रहे थे विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर रंजनी कुमार श्रीवास्तव जी को। बड़े विस्तार से उन्होंने न केवल देश और दुनिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की, बल्कि विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन बढ़ते हुए कदम भी उन्होंने गिनाए और कुछ भविष्य की योजनाएं भी उन्होंने बताई, कुछ होमवर्क भी हमें दिया। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोगों को आधा गिलास खाली दिखाई देता है, दूसरे तरह के लोगों को आधा गिलास भरा हुआ दिखाई देता है। तीसरे तरह के लोग भी होते हैं जिनको पूरा गिलास भी भरा हुआ दिखाई पड़ता है हवा से। एक तरह के लोगों को यह लगता है कि गुलाब तो ठीक, दूसरे तरह के लोगों को लगता है कि कांटे हैं तो क्या, देखो ना कितने सुंदर फूल खिले। जिस महामारी दुनिया को परेशान कर सका है,
कर रखा है। सर के माननीय कुलपति जी ने व्हाट्सएप से कॉपी करेंगे लिंक। किस तरह से उसके सकारात्मक पहलुओं को हमारे सामने रखा, और यही तो जीवन का दर्शन है। बादल छाते हैं, सूरज ढक जाता है। देखिए सूरज नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा। मैं अगर कुलपति महोदय के संबोधन का सार आपके सामने रखना चाहूं तो यही है, ये बदरियां हैं, ये छटेंगी और फिर से सूरज जाज्वल्यमान होकर हमारे सामने प्रकाशित होगा। एक संचालक क्या इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि जो महान लोग जो भाषण देते हैं, जो उनका वक्तव्य होता है, उसमें बहुत सारे भाव संगुफित होते हैं, और संचालक की एक सीमा होती है, समय की भी एक सीमा होती है। तो गौरवशाली और आपके सपनों के अनुसार अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस विद्वतापूर्ण संबोधन ने न केवल हमें बल्कि पूरे प्रदेश के जो भी अभी लाइव सेशन से जुड़े होंगे उन्हें कुछ न कुछ दिया है, और जीवन को देखने की एक सकारात्मक दृष्टि दी है, एक नया दृष्टिकोण दिया है। यह बहुत सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अगले कदम की ओर। तो पुष्पांजलि अर्पित